पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे वज़ीर आज़म साहब ने ECL का डिबेट भी ट्वीट किया। अच्छा होता अगर वज़ीर आज़म साहब लीडर ऑफ द हाउस खुद हाउस में मौजूद होता और यहाँ बात करते, मुँह पे बात करते, ताकि मैं मुँह पे जवाब दे सकता, मगर इतना हिम्मत नहीं है हमारा वज़ीर आज़म साहब। लीडर ऑफ अपोजिशन तो यहाँ मौजूद होते हैं, लीडर ऑफ हाउस जो है वो ट्वीट पे इस पार्लियामेंट को चलाना चाहता है। आज भी हकीकी तौर पे वो दिल में ये मानता है कि ये जाली पार्लियामेंट है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्वीट पे काम चला। हकीकत ये है कि वहाँ पे बैठ के मैंने कभी इस कुर्सी की तौहीन नहीं की। तो लेट्स नॉट मलाइंग ईच अदर। हाँ, ये बातें छोड़ें एक दूसरे को छोटा करने की। जब हम ECL की बात करते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं, तो खुदा के लिए हक़ाइक़ के ऊपर बात करें कि आपके मुल्क के वज़ीर ख़जाना रहने वाले जब मफरूर हो सकते हैं, अदालत का डिसीजन आ सकता है, तो उसी बैकग्राउंड के तहत वो बात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा, मैं हूं नादिया नकी। सियासत में आज सुबह आगाज़ जो है वो मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ट्वीट से हुआ, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्यों बहुत से अरकान पार्लियामेंट बैरून मुल्क जाने के लिए इस कदर बेकरार नज़र आते हैं। क्या वजह है कि वो अपने मुल्क में सर्व नहीं करना चाहते, या ECL में अपने नामों से इस कदर खौफजदा क्यों हैं। इसके बाद कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की। तकरीर में उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट तशरीफ लाते तो उनकी ट्वीट का जो जवाब था वो मैं उनके सामने ही देता, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी कहा कि ECL से नाम रखें या निकालें ये कोई एहसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। मुराद अली शाह साहब ने भी यही फरमाया। आज उन्होंने भी ये कहा कि अगर ना भी निकालें तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरदारी साहब ने आज बड़े कॉन्फिडेंटली बदीन के अंदर एक जलसा आम से खिताब किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले कि इमरान खान साहब जो है वो 5 साल नहीं रहेंगे, यानी उनकी हुकूमत 5 साल नहीं रहेगी। एक तरफ कहते हैं कि हम खुद चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट 5 साल मुकम्मल करे, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये दावा भी कर दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल मुकम्मल नहीं करेंगे। आज काबीना का इजलास हुआ, जिसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने की। 17 नुकाती एजेंडा था और काबीना के इजलास में जो अहम उमूर था वो जाहिर है ECL के हवाले से जो 172 नाम डाले गए हैं उस पर था। और काबीना के इजलास के बाद ये फैसला लिया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से बिल आखिर निकाल दिया गया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का आज आखिरी दिन था। कल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है वो होगी। इन दोनों उमूर पर बात करेंगे। पहले ये कि जरदारी साहब इतने कॉन्फिडेंट कैसे नजर आ रहे हैं, जबकि JIT के हवाले से अब से कुछ देर पहले मावन खुसूसी जो हैं शहजाद अकबर साहब प्राइम मिनिस्टर के, वो JIT के हवाले से बहुत कुछ बता रहे थे और कह रहे थे कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप रद्दी के टोकरे में डाल दें। इसमें बहुत सारे हकाइक जो हैं वो सामने आए हैं और NAB जो है जाहिर है इस JIT की बेसिस के ऊपर अब तफ्तीश करेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है। दूसरे प्रोग्राम के हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का जो टेन्योर था उसे हमारे सियासतदान जुडिशल एक्टिविज्म कहते हैं, या वो दौर कहते हैं कि जिसमें रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स और जिसे कहते हैं कि इंसाफ जो है इस पर जो है वो उन्होंने काम किया और इसका बोलबाला हुआ है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। कराची में हमारे साथ तशरीफ फरमा है कैसर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर बहरामन खान तंगई हमारे साथ तशरीफ फरमा है और लाहौर में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर हैं पंजाब असेंबली भी इजाज चौधरी साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू इजाज चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी में जो आज कॉन्फिडेंस आपको नज़र आया, खुसूसन जरदारी साहब के लैंग्वेज में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वैसे भी बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आता है। गो के JIT में बहुत सारी बातें उनकी बहन के खिलाफ हुई, बहुत सारी चीज़ें हुकूमत सामने लेकर आ रही है। किस किस्म की ये कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं जिसमें वो हुकूमत को भी कहते हैं कि 5 साल मुकम्मल नहीं करेगी और साथ साथ एक तरह से वो दावा भी कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं किसी किस्म की इनको रिलीफ की कहीं से बातचीत चल रही है, कोई डिप्लोमेसी हो रही है इनकी बैकडोर, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया नादिया। बहरामन तंगी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, तो पहले मैं उनसे माज़रत कर लूँ, नाराज़ ना हो जाएं। असल में कभी आपने उस क्रिमिनल की साइकी देखी है
जो बहुत सारे जराइम करता है और वो उसके जराइम को कोई चेक नहीं करता, वो पनपते चले जाते हैं और वो सिस्टम से भी बिल्कुल नहीं डरता और उसका कॉन्फिडेंस भी कभी आपने देखा है। चुनांचे मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे सियासतदान हैं कि जिन्होंने अपनी सियासत का महल तामीर किया जुल्फ़कार अली भुट्टो की सियासी जमात के ऊपर और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के मीनार के ऊपर। इसलिए मैं नहीं समझता कि उनका कोई कॉन्फिडेंस जो है वो किसी सियासतदान का कॉन्फिडेंस है या उनका कोई कॉन्फिडेंस जो है वो स्टेटमैन का कॉन्फिडेंस है। असल में यानी JIT की रिपोर्ट जब JIT नहीं बनी थी तो जरदारी साहब ये फरमाया करते थे कि ये फेक अकाउंट जो फलूदे वाले के और रेडी वाले के और तालिब इल्म के निकल रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी मेरे भी हों या किसी के भी हों तो क्या फ़र्क पड़ता है। चुनांचे एक उनका ये मौक़िफ़ था। फिर उसके बाद JIT बन गई और JIT बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल जो तफसीली फ़ैसला है 25 सिफ़ात का, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी है यानी आसान ख़ता कर देने के लिए और उसके अंदर वाज़े तौर पे करप्शन की मिसालें दी गई हैं, किक बैक्स है, उसके अंदर कमीशंस हैं, उसके अंदर ब्राइबरी, ये 3 अल्फाज तो मुझे याद रह गए और भी अल्फाज हैं। दूसरा मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और आपको मालूम है कि 172 लोगों में से 2 नाम ये कहे सुप्रीम कोर्ट ने और उसमें भी मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि यानी जो महकमा है वो चाहे तो इन 2 नामों को रिव्यू कर ले। चुनांचे आज काबीना के इजलास में वो दोनों नाम रिव्यू कर दिए गए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ इस कॉन्फिडेंस को आप कोई और कॉन्फिडेंस ना समझें। ये असल में आपको याद होगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब हम पनामा के मुकदमात को यानी पूरी शिद्दत के साथ पूरी कौम देख रही थी, उनका भी कॉन्फिडेंस आसमान से बातें कर रहा था और सो मच तो वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनकी पूरी एक टीम 12-15 लोगों की रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट के जो थी वो उसके ऊपर गोलाबारी करती थी, बुरा भला कहती थी, गालम गलोच करती थी और बाज़ ने फिर उससे सज़ा भी पाई और बाज़ इस वक्त खामोशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब मैं कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, इन दोनों की कॉन्फिडेंस में दोनों लीडर के एक फर्क जरूर है। नवाज शरीफ साहब जितने भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे बट उनकी बॉडी लैंग्वेज पे फेस पे लिखा हुआ था ही नोज कि व्हाट इज इन द ऑफिंग एंड वेयर इज ही गोइंग टू लैंड। जरदारी साहब खामोश रहते हैं जब वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। हमने उनके 5 साल दौरे हुकूमत देख लिया जब से वो सियासत में आए हैं। मंझे हुए सियासतदान इस नाते से वो जरूर हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो फिर हो जाता है। आई डोंट वांट टू गिव एग्जांपल्स। देखिए उन्होंने नादिया जितनी जेल उन्होंने गुजारी है, जेल नहीं थी वो हवालात थी और वो एक्यूज के तौर पे थी, तो ज़ाहिर है दोनों शख्सियात में कुछ फ़र्क तो होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आपने मुतवज्जो किया है जिस फ़र्क की तरफ वो सिर्फ यही है कि उन्होंने माओ साल गुजार के उधर देख लिए हैं और उनका कॉन्फिडेंस और तरह का है और मियाँ साहब का कॉन्फिडेंस अच्छा, और तरह का। अच्छा, किसी सूरत में भी यानी ये दोनों जो भी ख़ानदान हैं और इनके साथ जो लोग इनके करीबी हैं वो एहतसाब के निज़ाम से अब बचते हुए नजर नहीं आ रहे। एक ले मैन की सूरत में मैं कह रहा हूँ, अच्छा, यानी मैं कोई किसी को हुक्म नहीं दे रहा, सही, यानी जिस तरह दूसरे लोगों का तबसरा होता है मैं भी तबसरा कर रहा हूँ। सही। बैरमन खान तंगई साहब की मेरे ख्याल से थोड़े सी हमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वरना आई वांटेड हिम टू रिस्पॉन्ड टू दिस, बट बिफोर आई गो टू हिम मेरे ख्याल से कैसर साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। आज असेंबली में बड़ा जिक्र हुआ इस बात का और अली मोहम्मद खान साहब को आपने सुना भी। फाइनली ये बात अच्छी लगी कि सेटल हो रही है कि बस अब बहुत ज़्यादा तनकीद एक दूसरे पर हो चुकी है, मामलात को हमें आगे लेकर चलना है, इश्यूज़ पर सियासत करनी है। व्हाट इज़ द रीज़न डू यू थिंक? क्या ये अपोजिशन इत्तेहाद की वजह से आपके ख्याल में, या अब समझ में आ गया कि मामलात अब किस हद तक चलेंगे इस तरह? जी नादिया, आज वाकई एक ऐसा दिन था असम्बली में जिसमें दोनों साइडों से ये बात हुई कि रिकन्सिलिएशन वाली बात, यानी कि असम्बली को चलाया जाए। देखिए मेरी बात सुनिए कि पूरी दुनिया की असम्बलियों की हमारे पास हैं वाक़यात होते हैं, ठीक है, वहाँ उनमें टसल भी होती है, आपस में झगड़ा भी होता है, लेकिन एक्चुअली तो असम्बली में इन मामलात को सुलझाने वाली बात है कि मामलात टैकल किस तरह की जाए। पहले दिन से ही जब शुरू हुई असम्बली तो लीडर ऑफ अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ ने खुल्लम खुल्ला कहा
कि हम चाहते हैं कि चार्टर ऑफ इकानमी हो, और ये चीज़ अपोजिशन की तरफ से कभी नहीं कही गई। हमेशा हुकूमत कहती थी, मैं फाइनेंस क्या मिनी बजट की वजह से कर रहे हैं बिकॉज दे नीड सपोर्ट? नहीं, वो तो पहले दिन ही हमने ये कहा। नहीं, वो आज जो बात हुई है कि ठीक है हम ये आप दुरुस्त कह रही हैं, बात सिर्फ मिनी बजट तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके अलावा भी रोज जो सेशन हो रहा है हम वहाँ बैठते हैं, वो क्या होता है दोनों तरफ से गोलाबारी और ज्यादा जो यंग हमारे नए नए मिनिस्टर बने, और नहीं आज तक है ना कि तज़ीक आमेज अल्फाज एक दूसरे के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। इस तरह देखें ना, ये अच्छा हुआ। ये जो अगर इस तरह होगा तो फिर तो असेंबली चल ही नहीं रखती, रोज वॉकआउट हो रहे हैं, बाइकाट हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो ये हमारे नए यंग मिनिस्टर्स बने उनकी तरफ से तो इन पर्टिकुलर, और जो पहली बार मिनिस्टर बने, लेकिन जी मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा जरदारी साहब के कॉन्फिडेंस पे आप क्या कहते हैं इस पर भी हम सुन लेते हैं। देन तंगई साहब से हमें ज़रूर रिस्पॉन्स लेना है जो चौधरी साहब ने कहा इस पर। लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक टिल वी सॉर्ट आउट दिस ऑडियो इशू ओवर हियर। वेलकम बैक। एजाज चौधरी साहब, कैसर अहमद शेख साहब और बहरमन खान दंगई साहब से हम बात कर रहे हैं। जरदारी साहब के कॉन्फिडेंस से हमने बात का आगाज किया था। सेनेटर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है इस्लामाबाद में? जी आवाज आ रही है, बस थोड़ा सा स्लो है। अच्छा जी, चौधरी साहब ने जो पूरा कहा उस कॉन्फिडेंस के ऊपर आई होप कि आपने सुना होगा। उन्होंने कहा JIT की जो रिपोर्ट है या जो तफसीली फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो आसान खता करने के लिए काफी है, लेकिन इसके बरक्स आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। ये किस किस्म की आप लोगों को कोई गारंटी दे दी गई है कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन अगेंस्ट यू? व्हाट इज इट? नादिया, मैं भी एजाज चौधरी से पहले एक्सक्यूज करूंगा, ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात आ जाए सामने और उनके दिल को लगे। एजाज चौधरी साहब ने मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पे पर्सनल शुरू करके नाकाम कोशिश की सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खानदान की, उनकी वालिद साहब की जो करप्शन पर उनको निकाला था, उसकी बहन को जो कि बगैर किसी बिजनेस की, बगैर किसी सरमाए की, बगैर किसी बाप की जायदाद फरोख्त करने की, जो अरबों रुपए प्रॉपर्टी अमेरिका में और दुबई में बना के बैठी हैं, उनको छुपाने की नाकाम कोशिश की जरूर। लेकिन मैं नादिया आपको बताना चाहता हूं कि कौम अभी बाखबर है कि जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, कब तक ये फॉरेन फंडिंग के कैसे छुपेंगे, कब तक हेलीकॉप्टर के कैसे छुपेंगे, कब तक बनीगाला के इलीगल घर से छुपेंगे, कब तक उसकी बहन जो ना उनकी वालिद साहब की जायदाद बता रही हैं, ना उनकी शौकत खानम के चंदा के बारे में बता रही हैं, ना उनकी पार्टी चंदे के बारे में बताना चाहती है। वो अरबों रुपए की जायदाद की मालिका बैठ के वहां स्पेशल खातून बनी है। उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि उन्होंने किस तरह से वो जायदादें बनाई, वो तो बता चुकी है ना। अभी ये परसों से चल रहा है ना, द काइंड ऑफ बिजनेस शी डज, टेक्सटाइल। बता चुकी हैं, इसलिए नहीं बता चुकी हैं कि आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और 22 करोड़ अवाम के गरीब खवातीन जो घरों में अपने बच्चों की पेट पालने के लिए सिलाई मशीन का काम करती हैं, तो 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकती हैं। तो हलीमा जो स्पेशल खातून इस वक्त पाकिस्तान में, उसने कैसे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना दी। लोग खांसते हैं हमारे ऊपर, लेकिन इस वक्त सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो रिजाइन दे। हम मुतालबा करते कि वो इस्तीफा दे दे और उसकी बहन को पाकिस्तान बुला के उसका नाम इस सील में डाल दे, उस पर JIT बना दे और ये तहकीक कर ले कि कहां पर ये पैसे इसने छुपा के रखे हैं, कहां से इसने इख्तियार के साथ मतलब उसने पेनल्टी दी। लेकिन बात होनी चाहिए इश्यूज पे जो ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसने कौम के साथ जो वादे किए थे, उसने कौम के साथ जो वादे और दावे किए थे इलेक्शन के दौरान और फिर इलेक्शन के बाद उसने 6 महीनों में, आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट यह है कि 77% फॉरेन इन्वेस्टर चले गए हैं। इसलिए कि जब आपकी मुल्क की इंटरनल इन्वेस्टर बिजनेस नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो नहीं आएंगे। अच्छा। आपके 45 अरब डॉलर चले गए हैं स्टॉक एक्सचेंज से। तो मैं समझता हूं कि अभी भी ये नाकाम कोशिश करती हैं प्राइम मिनिस्टर की नाकामियों को छुपाने की, लेकिन कौम अभी बाहर है। चले एक चार्जशीट तो आपने दे दी ना सेनेटर साहब, आपने चार्जशीट दे दी मौजूदा हुकूमत पर। मैं आपसे, मेरा सवाल अभी भी यही है, इस कदर कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है जरदारी साहब के पास?
इसलिए कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने पार्लियामान जाने का फैसला किया और इस हुकूमत का साथ देने का फैसला किया, इसलिए हम समझते थे कि हम इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे बढ़ाएं। लेकिन 6 महीनों में जो इकोनॉमी के साथ, जो फॉरेन पॉलिसी के साथ, गवर्नेंस के साथ, इस मुल्क के साथ और हमसाये ममालिक जो हमारे ऊपर हंसते हैं, हम समझते हैं कि हमने बार बार फ्लोर पे कहा कि हम आप चाहते कि हम आप अपनी हुकूमत चलाएं, अपना वक्त पूरा करें, लेकिन उनके किरदार की वजह से वो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आप समझते हैं ना। पाकिस्तान अच्छा एजाज चौधरी साहब, ये जो भी समझते हो, कि आप समझते हैं कि ये जो ऑपोजिशन का अलायंस जिस चीज के लिए भी हुआ है, कहते हैं कि हम पार्लियामेंट को चलने देंगे और हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं है, बट आपस दोनों के ऊपर क्योंकि एहतसाब इस वक्त ओपन है, डू यू थिंक दैट दे कैन डू सम वंडर्स? दोनों मिल गए हैं इसलिए दे कांट डू एनीथिंग। नादिया, गुजारिश ये है कि इंसान ज़िंदगी में वो करता है जो वो अखलाकी क़ुव्वत और ताकत रखता है, जो मॉरल एक स्टैंड है उसके ऊपर खड़ा रहता है। तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस कौम से 20-22 बरस इस पॉइंट के ऊपर सियासी जद्दोजहद की कि पाकिस्तान के मसाइल की जड़ वो है जो हुक्मरानों की चोरी लूट खसूट है, और जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम ऐसा निज़ाम वज़ा करेंगे कि जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो सके। चुनाचे 1,86,00,000 लोगों से हम ये वादा करके आए थे कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अभी तो वो केसेस हैं कि जो यानी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बने या फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो कोई यानी केस नहीं किया गया हुकूमत की मुद्दत के दौरान, और ये तो अभी से इस कदर परेशान है। ये 3 हफ्ते आप छोड़ दें ना, इससे पहले देखें आपस में ना सदर पे इत्तफाक था, ना वज़ीर आज़म पे इत्तफाक था, इकट्ठे होने पे इत्तफाक नहीं था। मौलाना फजल रहमान बहुत कोशिशें कर चुके, लेकिन कोई करीब आने के लिए भी तैयार नहीं था। इसलिए बिल्कुल वाज़ेह है ये सारा गठजोड़, और हमेशा हुआ है। जब भी इनके दरमियान क़ुर्बत हुई है तो 2 बातें ही होती रही हैं। पहली बात ये होती रही है कि जब मैंने कहा कि आप चोर हैं, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हम चोर नहीं हैं, इन्होंने कहा तुम भी तो चोर हो। एक ये, और दूसरा फिर ये मिल बैठते थे कि किसी तरह उस निज़ाम एहतसाब से अपने आप को बचा सकें कि जो दोनों को पकड़ने वाला था। ये तीसरी सियासी जमात की पाकिस्तान के अंदर गुंजाइश इसलिए पैदा हुई, अगर ये करप्शन का इशू ना होता तो तीसरी सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर तैयार नहीं हो सकती थी। इसलिए कौम का मैंडेट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बाकी मैं एक बात अगर जी कहिए आप चौधरी साहब। देखें, मैं अर्ज करता हूँ, मैं तो जी अलीमा आपा का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना पीटीआई ने तय किया है कि उनके मामलात का कोई हम दिफा करेंगे। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का काम है। वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, इनको पूरा हक हासिल है। वैसे तंगई साहब, शायद आपके इल्म में नहीं है कि आग करते हैं वालदैन, और उसका ना माँ है ना बाप है, ठीक है ना जी। इसलिए मैंने गुजरे हुए आपके लीडरों के बारे में अच्छा फिक्रा कहा है। आपने इमरान खान के वालिद साहब के बारे में, वो दुनिया से जा चुके हैं, अच्छा फिक्रा नहीं कहा है। वो अपनी पूरी, वो इंजीनियर थे, वो अपनी पूरी जिंदगी में सुने कोई पर्सनल अटैक मैंने नहीं किया। आप भी इमरान खान के ऊपर कर लेते ना, आपने उसके वालिद साहब के ऊपर किया। आप बात तो सुन लेना तंगी साहब, ये नाराज ना हो, आप बात सुन ले, बारी बारी बात करें ना। मैंने तो सिर्फ ये कहा था, मैंने तो कहा जनाब जुल्फकार अली भुट्टो, मैंने कहा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मैंने कोई मनफी लफ्ज नहीं कहा। हमने तो कभी नहीं कहा। आप अलीमा आपा कारोबार करती रहीं, वो मशीन सिलाई मशीन का करती रहीं या एक टेक्सटाइल का करती रहीं, अदालत मौजूद है, उनका केस अदालत के अंदर मौजूद है। आप पूरा जोर लगा लें। जहां तक ताल्लुक है इमरान खान का, पूरा 1 साल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े रहे वो, और 41 साल की एक एक पाई का हिसाब दिया। 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पेश किए। इमरान खान के ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते। कोई अदालत, एक तो यह है कि यह सिरे से लफ्जी गलत है, फॉरेन फंडिंग, कोई फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। और मैं तो जानता हूं जाती तौर के ऊपर इस लफ्ज को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए।
कोई हम पेश हो रहे हैं सारी अदालतों में। आप असल में तो मसला ये है कि ये आपका मसला है कि आप अदालतों के ऊपर एतबार नहीं करते। हमारे तो अगर हक में फैसला नहीं आएगा तो भी अदालत के ऊपर एतबार करेंगे। ये तो अदालतों का मसला, धमकियां देना, ये हमारा वतीरा नहीं रहा, इसलिए इमरान खान के ऊपर कोई ना मुकदमा बन सकता ना कोई है। चौधरी साहब खुदा का खौफ करें। अच्छा, आपने ये देखा है कि कुछ दिनों से मुझे ऐसा अल्लाह ताला की पनाह में रहना चाहता हूँ और मैं खुदा के खौफ में रहना चाहता हूँ। कुछ दिन से बड़ी अजीब सा लगता है कि नून लीग जो है वो बड़ी एब्सेंट है सारी गुफ्तगुओं में से, क्योंकि पूरा महवर अब पीपल्स पार्टी बन गया है। एंड दैट्स व्हाई आई से कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतने आराम से बरमला बहुत कुछ नहीं कहती जब तक कि उसने सब कुछ तय ना कर लिया हो कि उसने करना क्या है। अब ये फरमाइएगा कि जो ऑपोजिशन हुआ है नून लीग का और उसका, ये बात बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब की। पहले तो आप लोगों का सिर्फ ये था इसको अलायंस ना कहा जाए, ये सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है इंतखाबात 2018 पर। और जैसे जैसे अब आगे बढ़े एंड स्पेशली आफ्टर दिस करप्शन, ये जो JIT बनी और ये जो भी रिजल्ट्स आए, तब ये बात बनी है कि अब दोनों जमातों ने फैसला कर लिया कि वी आर गोइंग टू बी टुगेदर ऑन एवरी इशू। नादिया देखिए, काफ़ी बात इन्होंने की है, मेरी बात ज़रा सुनिए। देखिए हर वक्त यही हो रहा है, मैं काफ़ी तीसरी बार असम्बली में हूँ, जब भी मैं देखता हूँ वहाँ सिर्फ आपस में एलिगेशन होते हैं, इल्ज़ामात होते हैं। आपके प्रोग्रामों में भी यही होता है। क्या हम इस तरह, हमारा मुल्क जो है इस वक्त तकरीबन 3% दुनिया की आबादी हमारे मुल्क में है। दुनिया की कुल आबादी 7.5 अरब है, हमारी आबादी 21 करोड़ हो गई है। उसमें से ये जो आबादी 3% है, ये दुनिया का 300 में से 1 हिस्सा आमदनी हमारी है। हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम सिर्फ ये लड़ाई, क्या हम इसके लिए आते हैं असम्बलियों में? मैं तो आया था, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा, बिजनेसमैन हूँ, मेरी फैमिली 135 साल से बिजनेस में है। ये तो आपकी जमातों के लीडरों को सोचना था ना। मैं ये समझ रहा था कि वहाँ आके मैंने चीन देखा, मैंने कोरिया देखा, मैंने इन मुल्कों को, वियतनाम को, और कैसे वो आगे बढ़े। तो मैं तो सोच रहा था कि मैं इसके लिए अपने आप को डिवोट करूं, अपना बिज़नेस छोड़ के मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पॉलिटिक्स में गया। लेकिन मुझे वाकई मायूसी होती है जब मैं अंदर जाके देखता हूं सिर्फ एक दूसरे के सिर्फ इल्ज़ामात, और ख़ासकर ये जो शुरू की है ना PTI ने, ये पता नहीं क्या पहले भी था, लेकिन पहले इस कदर नहीं था। गलीज़ जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो हर वक्त ये कहा जाता है आप करप्ट और ये फलाना। मैं ये कहता हूँ कि ये आए हैं एक रिफॉर्म्स में, नई हुकूमत आ गई है, 5 महीने हो गए इनको। मुझे ये बताइए कि पहले वाले सारे ख़राब थे और ये बहुत अच्छे आ गए हैं और सारी करप्शन दूर हो गई है। पाकिस्तान में एक साल में इस वक्त भी 4000 अरब रुपए की करप्शन, अंडर इन्वॉइसिंग, मिस अप्रोप्रिएशन और स्मगलिंग ये सब हो रही है। अब मुझे बताइए उसमें से 5 अरब तो सिर्फ पकड़ती है नैब, बाकी 3995 अरब तो कोई पकड़ता नहीं है। उसके ऊपर तो किसी का ध्यान नहीं है। ये सारे सिर्फ आप लोगों का ध्यान था। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मतलब आप देखें ना, 3 दफा असेंबलियों में आप ये तीसरी बार आए हैं। जी। प्राइम मिनिस्टर जो थे जब नवाज शरीफ साहब, वो थ्राइस प्राइम मिनिस्टर, तो सोचे ना कि जब वो नहीं कर सके इसका तो वो भी सीरियस नहीं थे ना। जैसे वियतनाम आगे बढ़ा, चाइना आगे बढ़ा, मैं तो इस तरह की एक पार्टी को डिफेंड भी नहीं कर रहा ना। मैं कभी किसी पार्टी का मैं नुमाइंदा होकर बात करता हूँ। मैं तो असम्बली में एक इलेक्ट होकर आया हूँ और मैं पाकिस्तान की असम्बली में आया हूँ। और पाकिस्तान के लिए तो नहीं इलेक्ट हुए ना, किसी पार्टी के टिकट पर हुए। मैं इंडिपेंडेंट भी इलेक्ट होता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट का मैं लीडर था। वो जब मैं अभी मैं जो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं पार्टी की जो बात है मैं यही कहता रहूँ कि हमारी पार्टी सब ठीक कर रही है। देखिए हम सब ने ठीक करना है, हमने मुल्क के बारे में सोचना है। अगर आप चाहती हैं, चलें, आप कहते हैं ना करप्शन को खत्म होना चाहिए, मुझे वजात करने देना। नहीं तो फिर इनको करने देना। जो ये अल्फाज हो रहे हैं, मुझे ये बताइए, हम यहाँ भी मिल बैठ के आराम से बात भी नहीं कर सकते एक दूसरे को हर किस्म का, इससे क्या हमारा मुल्क आगे बढ़ जाए? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन तो आज जो कुछ असेंबली में हुआ है ना, बड़ा अच्छा हुआ है। वो ठीक है, स्पीकर साहब का भी रोल है, हमारी तमाम पार्टियों का रोल है। जहाँ तक आपने मुझे सवाल किया ना, नहीं करप्शन का आप कह रहे हैं ना, व्हेन यू से कि करप्शन जो है वो इस मुल्क की इतनी है, क्या 5 माह में खत्म हो गई, तो फिर तो आपको PTI के साथ देना चाहिए ना कि वो कह रहे हैं कि हम करप्शन के नैरेटिव पे आए हैं, हम एक वजह करेंगे पूरा निजाम जिससे वो जो आए हैं तो 170 अरब रुपए तो जो उनका टारगेट था वो भी अगर अभी सारे ठीक आदमी आ गए हैं, 4000 अरब की तो करप्शन थी। मैं कह रहा हूँ जो पुराना रेवेन्यू आना था, जो इकानमी पहले डेवलप हो रही थी, अगर ये सब ठीक हो गए हैं तो 170 अरब रुपए तो ये क्वार्टर में कम आया है टारगेट से भी। भाई ज़्यादा आ जाना चाहिए था ना। 4000 अरब में से कुछ तो वसूल करते ना। देखिए ना, कोई चीज़ वसूल करते ना। सिर्फ बातें कर लेना, सिर्फ नारे लगा लेना, सिर्फ जलसे कर लेना, सिर्फ तकरीरें कर लेना और ऊंची ऊंची बातें करना कि हम सब करप्ट और ये सब
दूध के धुले हुए। देखिए, हमें अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हमें कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बात करनी पड़ेगी। अच्छा। हमारी जो ग्रोथ, रिजल्ट्स दिखाने भी होंगे ना? रिजल्ट हमने ये दिखाया कि जब, मैं नहीं कह रहा, मैं फिर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब हम आए 1940 अरब रुपए रेवेन्यू था, हमने 3900 अरब कर दिया 5 सालों में। इनको चाहिए कि उसको डबल कर दें, हमने डबल कर दिया, ये 7800 कर दें, लेकिन इनका तो 6 महीने में पिछले से भी टारगेट नहीं वसूल हो रहे। तो आपको लगता है और फिर उसके बाद इकानमी का हाल ये था, हमने 3% से ग्रोथ से लिया और उसको 5.8% तक ले गए। अब आते ही वो 4%, सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक सब ये कह रहे हैं। अच्छा, ये फैसला तो करें कि इनको IMF में जाना है कि नहीं। असल बात ये है, आपने खुद कह रही है ना, इकानमी, पॉलिटिक्स में लड़ाई होगा क्या अगर एक दूसरे के खिलाफ बात कर। देखिए ना, अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं। अच्छा। उनको फैसला कर लेने देना, हम आपस में लड़ झगड़ के तो फैसला नहीं कर सकते। फैसला कर लेंगे, फैसला तो अदालत ने करना, और अदालत के हर फैसले को हमें मानना होगा। अदालत के हर फैसले को जो वो फैसला करें। ये आपने अदालत का जिक्र किया, बट लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर चीफ जस्टिस निसार साहब के, क्योंकि आज आखिरी दिन था, कल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी ओथ भी लेंगे। बहुत सारे लोगों ने चौधरी साकिब निसार साहब पर, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर काफ़ी तनकीद भी की, और कई ने अप्रिशिएट किया कि वो काम जो कि एक्चुअली हुकूमत के करने थे वो उन्होंने, यानी अदलिया ने किए। कई ने कहा कि अपने एम्बिट से बाहर चले गए। मेरे तीनों मोहतरम मेहमान क्या समझते हैं, क्या इसी किस्म की एक्टिव जुडिशरी ही इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है वो कायम कर सकती है, या मौजूदा हुकूमत जो है उसका काम है और वो करके दिखा सकती है? लेट्स टेक अ ब्रेक। व्हेन वी कम बैक, अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इसको डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैं चाहूंगी अपने मोहतरम मेहमानों से पूछूं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के इस दौर को आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्या आप भी समझते हैं एजाज चौधरी साहब के ह्यूमन राइट्स की बात हो, रूल ऑफ लॉ की बात हो, या उन तमाम इश्यूज की बात हो जो एक्चुअली काम हुकूमत का होता है, वो जुडिशरी ने किया और इसीलिए उस पर उंगलियां भी उठी कि ये इन्होंने अपने एम्बिट से निकल कर काम किया, ये काम एग्जीक्यूटिव का था एंड नॉट ऑफ द जुडिशरी, या पार्लियामेंट का था बहुत सारे काम? तो जी नादिया, मैं मजमूई तौर पे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की कारकर्दगी से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हालात जिस कदर तल्ख हैं और आम आदमी की ज़िंदगी जिस तरह यानी गुज़रती है जी, उसमें अगर उन्होंने कुछ इक़दामात किए हैं तो महज इसलिए उनकी मज़म्मत नहीं की जानी चाहिए कि ये उनका एम्बिट नहीं था। जिनका एम्बिट है और 40-40, 50-50 साल से इस मुल्क की गर्दनों के ऊपर मुसल्लत हैं, उन्होंने क्या किया है? जो ये दावा लेके उठते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, और इसलिए मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस ने कोई, अलबत्ता ज़ाहिर है कि कोई दौर या कोई फ़र्द इतना परफेक्ट नहीं होता कि उससे कोई ऐसी बात ना सरजद हो सके जिसके ऊपर एतराज़ ना किया जा सके। एतराज़ की गुंजाइश है, और वो मैं सिर्फ एक ही बात अर्ज़ करता हूँ, जो हमारे यहाँ की लोअर जुडिशरी है पूरे पाकिस्तान की, किसी एक जगह की नहीं मैं कह रहा, वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं उसके अंदर। आम आदमी के लिए आज भी इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। मिसाल के तौर पे हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक कानून साजी की कि जो जितने सिविल मैटर्स हैं वो 1 साल के अंदर अंदर अदालत में तय हो जाएंगे, कि जो 20-20, 30-30 साल चलते थे। अभी तक हम इस यानी वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर और सूबाई हुकूमत पंजाब में और दीगर सूबों में ये ख्वाहिश रखते हैं कि न सिर्फ सिविल मैटर्स बल्कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसका भी कोई टाइम लिमिट कर दिया जाए, ताकि जो 20-30 साल। वज़ीर आज़म ने अपनी पहली स्पीच में कहा भी था कि वो चाहते हैं कि इस किस्म का इंसाफ का निज़ाम लेकर आए कि पुश्तें जो हैं वो बस फैसलों के लिए इंतजार ना करती रह जाएं। अच्छा, मैं थोड़ी सी इत्तफाक करता हूँ, मेरे अल्फाज ज़रा और अदा कर दिए। चुनाचे असल में पार्लियामेंट अगर अपना काम करे, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये जितनी शेख कैसर साहब ने बात की, ये तहरीक इंसाफ में भी रहे हैं कुछ अरसे के लिए, और मैं इनके साथ मेल मुलाकात है। 4000 अरब रुपया जो है, अब आप देखें तो वो पाकिस्तान से ही इकट्ठा होना चाहिए ना। वो मुझे बताइए कि क्या अगर टैक्स वसी नहीं करेंगे तो शेख साहब बहुत माहिर हैं, ये बता दें असद उमर के कान में जाके कि ये काम करने वाले हैं कि जिससे टैक्स नेट इंक्रीज होगा, वरना तो हम दूसरों के दस्तनगर रहेंगे और उनके सामने हाथ फैलाते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अलबत्ता जी।
अच्छा, मैं सेनेटर साहब से भी पूछ लूं, बिकॉज देन आई हैव वन लास्ट थिंग टू आस्क ऑल्सो। सेनेटर साहब, आप किस तरह से चीफ जस्टिस साहब के पूरी कारकर्दगी को कहेंगे, क्योंकि आप लोग भी अदलिया से काफी नाला नजर आए थे जब वफाक में आप लोगों की हुकूमत थी। इस मरतबा आप समझते हैं कि एक्टिव जुडिशरी ही इस मुल्क को चला सकती है? नादिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले से लेके शहीद बीबी के फैसले से लेकर आज तक हमने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की और इदारों के फैसले पे अमल किया है। लेकिन दो बातें हैं। एक, अगर जिस वक्त आपके केस अदालत में हो उस पे एक इंस्टीट्यूशन अदालत सुप्रीम है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जब प्रेसिडेंट हाउस की ताकत पार्लियामान को दी तो पार्लियामान मजबूत है, और पार्लियामान इसलिए मजबूत है कि ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा फोरम है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टैंड ये है कि कौम की और मुल्क की आईन के फैसले हो पार्लियामान में, लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है और चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसले का ताल्लुक है, तो कुछ ऐसे चीजें या कुछ ऐसे फैसले आए थे कि उन फैसलों पे उन लोगों का हक है कि उन पे बात करे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को वेलकम भी किया है और उन फैसलों पे अमल भी किया है। जैसे आपको मालूम है कि ड्यूरिंग द अपोजिशन रोल इमरान साहब ने कंटेनर पे खड़े होके डरने से लेके हुकूमत हासिल करने तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, आर्मी के बारे में जो फुटेज जो तकरीर है वो पूरी दुनिया को मालूम है और वो रिकॉर्ड पे है। और ये भी रिकॉर्ड पर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अस्पतालों का दौरा करने के बजाय क्या ही अच्छा हो कि आप अपने इंसाफ के निजाम को देखें, आप लोअर जुडिशरी को देखें। तो ऐसा नहीं है कि तनकीद किसी ने ना की हो। बहरहाल लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड। शेख साहब आप फरमाइएगा। जी 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 नहीं, आप मुझे टाइम दे दें 1 मिनट। जी बोले सेनेटर साहब। देखिए नादिया, मैं आपको बता रहा हूं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने जात के लिए मशवरा दिया था या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध के उन गरीबों की जो पूरे पाकिस्तान से इस वक्त गरीब लोग जाके 15 लाख 20 लाख रुपए के मुफ्त ऑपरेशन दिल के करते हैं और उनकी बात की है, जो कि पीपल्स पार्टी को एजाज हासिल है कि सिंध में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज और सबसे ज्यादा हॉस्पिटल पीपल्स पार्टी ने बनाए। ठीक है सेनेटर साहब, अपने जात के लिए तो उसने नहीं कहा। चले सेनेटर साहब, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप फरमाइएगा आपको कैसे लगी उनकी कारकर्दगी, और क्या आप समझते हैं जुडिशल एक्टिविज्म ही होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जो कुछ होता है वो आपने भी उसके आप काफी। जी, जस्टिस साकिब निसार आज रिटायर हो गए। मैं समझता हूँ कि उनका दौर एक बहुत अच्छा दौर रहा अदालत के हिसाब से, जो उन्होंने फैसले किए आपकी पार्टी के हवाले से। मैं एक्टिविज्म देखिए ना, जो भी अदलिया के फैसले हुए, मैं तो इस बात का कायल हूँ। देखिए, मैंने पहले ही आपसे ये बात की कि मैं ये सिर्फ पार्टी की लाइन को टो नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि हमारे मुल्क में किसी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी एक पार्टी मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि मैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक में ना कभी गया आज तक। मैंने कोई भी मैंने 6 इलेक्शन लड़े हैं। 3 इलेक्शन मैंने नून लीग के टिकट से लड़े और 3 इलेक्शन मैंने इंडिपेंडेंट लड़े। देखिए, मैं उनका राइट, उनका मेरी बात तो सुन ली। मेरी बात, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लीग नवाज का मेंबर जरूर हूँ, लेकिन ये हर बात मुस्लिम लीग, देखिए नवाज में जो पार्टी के फैसले होते हैं मैं उसका पाबंद हूँ। नहीं, लेकिन अदलिया से तो आप लोगों को काफी शिकायत है भाई, वो प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं बचे। तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि मुझे भी शिकायत है उसकी। मैं तो खुला बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पहले पूरी मुकम्मल सुन लीजिए, मुझे वाज़ेह करने दीजिए। मैं अदलिया के तमाम फैसलों को उसके इदारे के हिसाब से मानता हूँ। मैं ये समझता हूँ जो भी हम, जब तक हम अपने सुप्रीम इदारे को नहीं मानेंगे, जहाँ देखिए हमारे खिलाफ फैसला हो या हमारी फेवर में फैसला हो, उसमें तनकीद की जा सकती है, कमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें किसी पाकिस्तान के इदारे को लाजमी और ये मलाइन नहीं करना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो ये कोई हमारा अच्छा सिस्टम नहीं होगा। किसी जगह आपको देखिए ना, ये उसका आप पार्टी की लाइन टोन ना करें, लेकिन फिर पार्टी को ये समझाना भी चाहिए। हमारी पार्टी की भी ये लाइन नहीं है, हमारी पार्टी की भी यही लाइन है। मेरी पार्टी की ये लाइन है कि जो भी करप्शन है, जो भी किसी ने गलत काम किया है, वो किसी पार्टी से भी हो, उसका बाकायदा सही
तरह उसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। चले एक मिनट रहता है, अभी तो हमारे केसेस, हमारे मियां नवाज शरीफ साहब जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, आपको रिलीफ चाहिए भाई। वो देखिए वो तो जो अदालतों में पेश हो रहे हैं, इतना कोई भी वज़ीर आज़म इतनी बार अदालतों में पेश नहीं हुआ। हम तो उनके दौर में हमने पूरी अदालतों की इज्जत की है। ठीक है शेख साहब, बिल्कुल ठीक है। इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जी सेनेटर साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एंड देन आई हैव टू क्लोज विद चौधरी साहब। मैं इमरान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब कि आप टॉक शो पे ये बात करते हैं, आपकी पार्टी की पॉलिसी कुछ और है, आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी और है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक पार्लियामेंटेरियन को और जिस पार्टी से वो इलेक्ट होके आए हैं उनको चाहिए कि वो क्लोज डोर मीटिंग में मतलब कि मशवरा दे। और मैं समझता हूं कि इस वक्त आपके ऊपर लेवल इंडिपेंडेंट का नहीं, ये मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का है, तो आप अपनी कौन सी बात की है? मैं तो अदलिया क्या हमारा आईन है हमारा, हमने अदलिया को ये अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान कि किसी भी सियासी जमात से हमारा ताल्लुक हो, जब तक हम सुपीरियर जुडिशरी के फैसले नहीं तस्लीम करेंगे, तनकीद करने में कोई हर्ज नहीं। जब फैसला आ जाता है तो आप उसके ऊपर ये बात कर सकते हैं। सही। लेकिन माजी के अंदर हमने ये देखा है कि सारी जमातों का एक रवैया नहीं रहता। चुनाचे वैसा जुडिशल एक्टिविज्म मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मफाद में है, अगर वो अपने सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट के अंदर रहे तो मैं इसके हक में हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अपने अपने पैरामीटर्स यानी दायरे कार में अगर इदारे काम करें और उसमें वो एक्टिविज्म भी करें तो वो इसके हक में है। एहतराम करना हर इंस्टीट्यूशन का काम है, लेकिन बहुत ही अच्छा होगा कि मौजूदा हुकूमत को अब हम देखें कि बहुत सारे काम जो हुकूमतों के करने के हैं वो अदालतों में हमें नजर ना आए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।